ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजाइन रिएक्शन, बेंजाइन मैग्नीशियम से जो रिएक्शन जाती है, और रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, तो जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ देखेंगे कि कैसे हम हेलोएरिन में करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें मैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड में नहीं आएगा और जेई मेन में भी पूछने जाने की उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी इतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा नोट्स इसका बनाए प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बार बार वीडियो देख के या स्क्रीनशॉट्स लेके रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी। वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि रिएक्शन एक जगह तुम्हारे पास होगी तो उसको पढ़ने में तुम लोग को बहुत इजी होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक ही पढ़ा था। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करेंगे, डिफरेंट रिएक्शन में कहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड का पार्ट है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड एक टॉपिक हुआ, उसका ये सब टॉपिक है, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजाइन जो रिएक्शन है और रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज और है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो जितना भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आने वाले जो चैप्टर में हमको पढ़ने हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, वो सारी हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे पढ़ लें, हमारे पे इकट्ठे ही हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बाद में मैं भी दूसरे चैप्टरों में भी डिस्कस करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन मैं यहीं पे ही डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, ताकि तुम लोग जब आगे इसको पढ़ो, ठीक है, तो तुम लोगों को ये सारी रिएक्शन पहले से पता हो। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बार बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके हर चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ओके, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, पहले बेसिक थोड़ा सा मैं ब्रशअप करवा दूं। ऑल्दो मैंने तुम लोग को पहले बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको बोला जाता है जिसमें हमारा क्या हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो और मेटल भी उसके साथ हो। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो तुम्हारा क्या करता है, वो मेटल के साथ बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, मैंगनीज, और इसको बनाने का जो प्रिपरेशन है वो क्या है कि अगर मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, ठीक है, उसको ड्राई ईथर में रखता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, तो ये RMgX बना देगा। ठीक है, जिस RMgX को ही क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाया गया इसका फायदा क्या था? ठीक है, ये बहुत तुमको ऐसा लग रहा होगा ये छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें कौन सी नई बात है। देखो ये जब रिएक्शन बन, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाया था, ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज आया। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं RX की बात करूं तो यहाँ पे R जो है यानी कार्बन जो है, ठीक है, वो X यानी हेलाइड, हेलाइड सारे क्या होते हैं, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो जब हेलाइड हमारा कार्बन के साथ जुड़ा था तो उस समय कार्बन की पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, तो जब ये RMgX बनाया, तो RMgX के आने के बाद क्या हो गया, अभी द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन विल चेंज, और ये किस में चेंज हुआ है, ये चेंज हो गया किस में, नेगेटिव में। ठीक है, यानी जो हमारा RX है, ठीक है, तो RX में जब हम मैग्नीशियम और ईथर डालते हैं तो ये RMgX बनाता है। तो RMgX जैसे ही बना, वहां पे जो हमारा R है यानी जो तुम्हारा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई नेगेटिव। तो नेगेटिव पोलैरिटी होने की वजह से इसके बहुत सारे फायदे हुए, क्योंकि जब ये नेगेटिव पोलैरिटी बन गया तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो हम जब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही ये बन गया तो उसको हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो कि हम आगे रिएक्शन देखेंगे। तो जब ये कार्बन को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर हम बना देते हैं तो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है, इस रिएजेंट बनने के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पोलैरिटी ऑफ द कार्बन जो है वो चेंज कर दी, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर दी, जिसकी वजह से ये एज एक्ट करने लगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हम गिगनार्ड रिएजेंट बनाते हैं इसमें हम ईथर का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ईथर को हम यूज क्यों करते हैं, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है। बोर्ड टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि इन गिगनार्ड रिएजेंट व्हाई वी यूज ईथर, ठीक है, या ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए यूज करते हैं वाटर मॉइस्चर ना हो, ठीक है। ओके, तो देखो ईथर को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि जो ईथर है, ठीक है, ROR है, ठीक है, वो एक लुईस बेस है। लुईस बेस क्यों होगा? क्योंकि उस पे ऑक्सीजन जो है उस पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये अपना लोन पेयर कहाँ पे देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैग्नीशियम पे, ठीक है। और जो क्या करवाएगा, जो प्रोवाइड कराएगा स्टेबिलिटी ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये ईथर है, तो इस पे ईथर के पास लोन पेयर है, तो जब लोन पेयर भी किसी के पास होता है तो लोन पेयर डोनर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको लुईस बेस कहते हैं। तो जो ये ईथर है, ये अपना लोन पेयर क्या किया, मैग्नीशियम को डोनेट किया। जब मैग्नीशियम को ये डोनेट करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्टेट जो है वो मतलब ऑक्टेट इसका अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। दैट्स व्हाई हम ईथर को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट इन गिगनार्ड रिएजेंट, ताकि जो स्टेबिलिटी ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट हो वो बढ़ जाए, ठीक है। तो गिगनार्ड रिएजेंट समझ में आया क्या होगा। गिगनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें पोलैरिटी ऑफ कार्बन क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि हम ईथर क्यों यूज करते हैं, तो ईथर यूज करते हैं ताकि जो ईथर एक सॉल्वेंट है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है हुई। उसके बाद जब हम गिगनार्ड रिएजेंट बना लेते हैं तो इसके रिएक्शन पढ़ने से पहले एक चीज ये है कि जब भी हमारे पे कोई भी गिगनार्ड रिएजेंट है तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि हम कोई भी एसिडिक प्रोटोन जहाँ पर हो, ठीक है। एसिडिक प्रोटोन का मतलब क्या हो कि जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हो उसके पास गिगनार्ड रिएजेंट को ना ले जाए या उस सॉल्वेंट में उसको यूज ना करें, ठीक है। अगर तुम्हारे पे कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का कैसे पहचानोगे, अगर कोई भी हाइड्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ठीक है, जैसे कि वाटर, फिनॉल, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिलीन, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को हम ट्रीट करेंगे गिगनार्ड रिएजेंट से, वैसे क्या करेगा, ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है उसका MgX हट जाएगा और ये दोबारा से एल्केन बन जाएगा। समझ लो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार इसमें AI-EEE जब हुआ करता था या JEE मेन में क्वेश्चन आए हैं और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम किसी भी गिगनार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, ठीक है, ये क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं एसिडिक हमारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम डेरिवेटिव हो गया जहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, या थायोल हो गया, ठीक है, HCN, यानी कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसका अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड में नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यानी अगर मान लो हाइड्रोजन मेरा जो है वो अटैच हो खून से, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ठीक है, या फिर वो एसिडिक हो जैसे एस्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके साथ अटैच हो, या फिर हाइड्रोजन मेरा अटैच हो ऐसे कार्बन के साथ जो sp हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। कार्बन अगर मेरा हाइड्रोजन अटैच हो ऐसे कार्बन के साथ जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन होंगे और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट हाइड्रोजन मेरा जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। समझ में आ रहा, तो मेरा जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे अल्काइल हैलाइड हैं, ठीक है, सॉरी अल्काइल हैलाइड, जितने भी मेरे गिगनार्ड रिएजेंट है
वो जब भी हम ट्रीट करेंगे किससे, एसिडिक हाइड्रोजन से। तो एसिडिक हाइड्रोजन कैसे बना बताओगे, अगर मेरा हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फोन याद रखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर वो एसिड हो, ठीक है, या फिर वो हमारे क्या हो, तुम्हारा ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे हो, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाइड्रोजन अटैच है वो, ठीक है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो यानी sp कार्बन हो, ठीक है। हाइड्रोजन अगर sp कार्बन से अटैच है तब भी वो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, तो जब भी इस तरीके के हमारे पे हाइड्रोजन मिलेंगे वैसे गिगनार्ड रीजन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। याद रखना एल्केन में, ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, तुमको ध्यान रखना सिर्फ एल्केन। जैसे मान लो यहाँ पे CH3MgX था तो मीथेन बन गया, यहाँ पे C2H5MgX है तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इसमें देख लो, ये C2H5MgX था और यहाँ पे तुम्हारा इथाइन है, तो इसको जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन दे देगा। याद रखना एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन का तभी होगा जब वो sp कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना, इसको तुम नोट्स में लिख सकते हो कि व्हेन द हाइड्रोजन अटैच विद द sp कार्बन देन आल्सो एक्ट एज एसिडिक हाइड्रोजन एंड गिगनार्ड रिएजेंट चेंज इनटू एल्केन, ठीक है। ओके गुड, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक तो ये था हमारा कुछ गिगनार्ड रिएजेंट का कि हमारा मतलब एसिडिक हाइड्रोजन अगर है कहीं पे तो हम कैसे उसको क्या बनेगा। इसके बाद आते हैं हम रिएक्शन पे, एल्काइल हैलाइड पे। तो देखो जो गिगनार्ड रिएजेंट है क्योंकि वो उस पर नेगेटिव पोलैरिटी आ गई है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है तो वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन भी दिखा सकता है। कपलिंग मतलब कपल हो जाना, यानी कार्बन कार्बन, ठीक है, वो वाला कपल मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि कार्बन और कार्बन हमारा क्या है कि जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उनको बोल रहे हैं कपल। तो एक रिएक्शन की बात देखिए जैसे RMgX है, ठीक है, तो और इसको हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी R जो है उस पर कौन सी पोलैरिटी आ गई, नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, ठीक है, और ये RX है तो ये जो R है उसको पॉजिटिव है, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और यहाँ पे RR बॉन्ड बन गया। इसी RR बॉन्ड जो बना है उसी को हम कपलिंग रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही हम गिगनार्ड रिएजेंट यूज करते हैं वैसे मेरा एल्काइल हैलाइड किसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मेरा जो चेंज है वो न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम जुड़ जाता है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या है, कार्बन है। ओके, एक रिएक्शन और देखते हैं जैसे RMgX है, इसको हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पे ये भी क्या हो गया, एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना कि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, दिख रहा है डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसका हाइड्रोजन एसिडिक इतना नहीं होता है। लेकिन अगर ये, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज होता, ठीक है, अगर ये sp हाइब्रिडाइज होता तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता तो मेरा जो रिएक्शन है, ठीक है, वो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये मेरा क्या बन जाता, एल्केन बन जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए तुमको दे देंगे ऐसे 2 x लगा देंगे, मतलब एक x लगा देगा और एक तुम्हारा sp है, मतलब यहाँ पे कार्बन रख देगा उसके साथ हाइड्रोजन रख देगा और प्रोडक्ट में ऑप्शन ये भी देगा। तो बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं, बच्चे को लगता है अरे यार ये भी तो एक कपलिंग रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह सबने बोला था चलो मार देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको ये ध्यान लेना है कि उस पे एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल लगा देगा एक ग्रुप में और एक एल्काइल हैलाइड लगा देगा, ठीक है, तो तुमको लगेगा अरे ये तो भाई कपलिंग रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, अल्कोहल को इग्नोर कर दोगे और प्रोडक्ट लिख के आ जाओगे, कहोगे अरे मेरा तो आंसर यही होगा। लेकिन बाद में फिर पता लगा नहीं उस पर तो एसिडिक हाइड्रोजन था। तो तुमको ये चीजें देखनी है, क्या अमोनियम ग्रुप है, क्या वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है क्या, ठीक है, sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो नहीं है, एसिडिक कोई एसिडिक ग्रुप तो नहीं है, ये सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, तो ये था कपलिंग रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑन पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो उस पे हम कैसे इसको गिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम समझ लो, जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा गिगनार्ड रिएजेंट का यूज आता है, तो वहां पे भले मैं डिस्कस करूंगा लेकिन इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, तो वहां पे बस डिस्कशन जस्ट इस तरीके से ही होगा कि एक एक प्रिपरेशन का मेथड है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग, अगर मेरे पे एल्डिहाइड या कीटोन है तो हम किस तरीके से तुम्हारा अल्कोहल बना सकते हैं। तो देखो
अगर मान लो ये मेरे पे एक ग्रुप है डबल बॉन्ड O का, ठीक है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे गिरनार रीजन को ट्रीट करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बन से कौन अटैच है, डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन जो हो गया वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, ठीक है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमने RMgx लिया तो RMgx में क्या था, R जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जो R है वो मेरा क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई। तो जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये जो डबल बॉन्ड से क्या करेगा, जब ये अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर क्या हो गया, एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन बन गई, यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहां पे अटैक करेगा। अटैक आया तो उसके बाद एक एडक्ट बना, एडक्ट मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट बना, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, वर्कअप। वर्कअप का मतलब होता है एसिडिक वाटर डाल देना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारे पे अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो यानी अगर तुमको बनाना है कि अगर मेरे पे एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर मेरे को गिरनाट एजेंट ट्रीट करना है तो उससे क्या बन जाएगा, मेरा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे मेरे पे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं RMgx से, तो वही करेगा। यहाँ पे R माइनस जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का जो C है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड का ये कार्बन है, उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या बन गया, RCOMgx। फिर उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस कर दिए तो MgX तो निकल गया, ठीक है, और मेरे पे यहाँ पे H आ गया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सिमिलरली अगर हम एल्डिहाइड से इसको ट्रीट करते हैं RMgX को, तो ये R नेगेटिव इस पे अटैक किया, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे R माइनस है, ये वाला R माइनस है, ये क्या किया, इस कार्बन को अटैक किया और ये इधर गया। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया तो देखो ये R इससे जुड़ गया, ये R डैश आ गया और ये OH, ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यानी RMgX को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो मेरे पे क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद अब कीटोन देख लेते हैं। कीटोन के साथ अगर हम RMgX को यूज करते हैं तो वही ये नेगेटिव इस पे अटैक किया, ये O माइनस बना, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये R पहले से था, ये R डैश R डबल डैश तो पहले से था, R जुड़ गया, फिर हाइड्रोलिसिस किए तो ये अल्कोहल बन गया, यानी टर्सरी अल्कोहल। तो तुमको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मान लो मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो मैं किससे बनाऊंगा, एल्डिहाइड से, और मेरे को अगर टर्सरी अल्कोहल बनाना तो मैं किससे बनाऊंगा, ठीक है, किससे बनाऊंगा, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल बनाऊंगा मैं कीटोन से, ठीक है। और अगर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड मेरा प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड टर्सरी पे एक ही केस हो गया, बाकी तो मेरा बाकी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होंगे, तो एल्डिहाइड से मेरा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और तुम्हारा क्या है, कीटोनिक ग्रुप से टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया रिएक्शन ऑफ द गिरनाट रिएजेंट विद तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, यानी ऐड किया, और ऐड होने के बाद ये एक रिएजेंट बना। फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे याद रख लो कि ये O माइनस जो है ये H ले लेगा, ये MgXOH बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन तुम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। बस इसमें एक शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो बॉक्स बना के, ठीक है, कि जब भी मेरे पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको गिरनाट रिएजेंट से ट्रीट करूंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर मेरे पे कीटोनिक ग्रुप है उसको गिरनाट रिएजेंट से ट्रीट करूंगा तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ओके। इसके बाद आते हैं कि अगर मैं रिएक्शन करता हूं, ठीक है, विद द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो गिरनाट रिएजेंट को क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट कर सकते हैं, सोच के बताओ, या फिर ऐसे ग्रुप से जिसमें एसिड हो, नहीं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, तो फिर ईथर कह रहा हूँ, ईस्टर हो गया, इन सब से हम लोग ट्रीट करेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली ट्रीट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा क्या है, एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन होगा उस पर, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से RMgX है वो RH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको ट्रीट नहीं करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो एसिड हैलाइड है, RMgX हमने डाला तो ये R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये X लीविंग ग्रुप है तो ये लीव कर गया, ठीक है, तो R डबल बॉन्ड R डैश हो गया। अगर मैंने गिरनाट रिएजेंट
एक मोल की जगह, ठीक है, एक मोल की जगह हमने एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो ये फिर से आके अटैक करेगा और ये अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि ये तो कीटोन बन गया ना, कीटोन पे दोबारा अटैक कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर सिर्फ 1 मोल लिखा है तो इतना ही बनेगा, लेकिन अगर एक्सेस लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा अल्कोहल मतलब OH बन जाएगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर ईस्टर की बात करें तो ईस्टर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसके साथ भी सेम होगा। जब RMGX यूज करोगे, ठीक है, तो पहले ये अटैक किया और ये OR माइनस यहाँ पे लीव कर गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया, फिर एक्सेस में लिया हुआ तो ये अटैक करेगा, ये अटैक किया तो फिर से अटैक करके अल्कोहल बन गया, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखना कि इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ, एमाइड से भी नहीं ट्रीट करेंगे क्योंकि उसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम उसी एसिड डेरिवेटिव के साथ ट्रीट करेंगे जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, क्लियर है। एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये ट्रीट नहीं होता है। तो यहाँ पे आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, आराम से तुम लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि वही सिमिलर तरीका है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है, इसको ऐड करना, इसको अच्छे से समझ लो। देखो, जब भी हमारे पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, अमाइड नहीं होना चाहिए, तो R माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो लीविंग ग्रुप है, जैसे अल्काइल हैलाइड है वो, या फिर ईस्टर में अल्कोहलिक ग्रुप जो है, तो वो निकल जाएंगे और ये ऐड होगा। फिर उसके बाद दोबारा जब एडिशन हो, फिर कीटोन बन गया, और कीटोन से अभी मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया है, फिर ये क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है, क्या होता है, सोच के बताओ। तुम लोग को बताया था मैंने इपॉक्साइड क्या होता है, ठीक है, याद आ रहा है, हाँ, साइक्लिक ईथर को कहते हैं इपॉक्साइड। अब देखो, अगर मान लो मैं RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे करता हूँ, ऑक्सीजन या फिर इपॉक्साइड से, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो, इपॉक्साइड अगर है यानी ईथर है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और RMGX लिया है तो R पे, सॉरी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये इस पे कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और RMGX है तो R पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये रिंग हमारा ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो R माइनस हमारा क्या करेगा, इस पे जब अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है ड्यू टू तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस की वजह से, तो ये हमारा क्या होगा, टूटेगा, और ये जब टूटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, RCH2CH2 और ये OMGX, ठीक है। तो RCH2, देखो ये वाला कार्बन हमारा क्या है, ये वाला कार्बन जो R है वो जुड़ा, और ये रिंग क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो कार्बन मेरा 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बना नहीं सकता, तो जब ये अटैक किया तो ये क्या होगा, ओपन होगा, ओपन होगा तो O माइनस बन गया, अपना नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, वो मैग्नीशियम जो है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ ये जस्ट बाइंड हो गया, ठीक है। फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Mg हमारा MgX हट जाएगा और ये H जुड़ जाएगा, तो मेरा अल्कोहल बन गया, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और समझते हैं। तो देखो, अगर मान लो मेरे पे ऐसा एग्जांपल हो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इपॉक्साइड ऐसा है जो सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर मान लो मेरे को एसिमेट्रिकल टाइप का इपॉक्साइड मिलता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल टाइप का कैसा, कि एक तरफ ज्यादा ग्रुप हो, एक तरफ बहुत कम है, तो याद रखना कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक होता है तो वो SN2 मैकेनिज्म से याद करता है, ठीक है, ये लिख लो कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है तो वो SN2 मैकेनिज्म से अटैक करता है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अटैक करवाना है, कहाँ पे अटैक नहीं करवाना है, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म से ये हमारा अटैक करेगा, तो SN2 मैकेनिज्म से जब अटैक करेगा तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये उस कार्बन पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, यानी वो लेस क्राउडेड हो, तो हमेशा उस कार्बन को चूज करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, बहुत कम हो। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो R माइनस यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, इस पे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये SN2 मैकेनिज्म से जब अटैक कर रहा है, यानी दोनों प्रोसेस जब एक साथ हो रहे हैं, तो लेस क्राउडेड जो कार्बन वहाँ पे अटैक करेगा, अटैक किया तो ये रिंग क्या होगा, ओपन होगा, तो यहाँ पे R जुड़ गया तो RCH2, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन है तो ये CH3 बन गया, और इसी पे OH बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये वाला देखो कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो ये R माइनस यहाँ पे अटैक किया, ये रिंग ओपन हुआ,
तो ये वाले कार्बन पे O माइनस बन गया और ये CH3, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान में रखना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, यही एग्जाम्पल को तुम दोबारा अपने आप कोशिश करना करने की एक रफ कॉपी में, तो ये चीजें याद हो जाएंगी। विदाउट प्रैक्टिस ये चीजें याद नहीं होती, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब आते हैं गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करता है गिगनार्ड रिएजेंट तो क्या बनाता है? तो देखो, जब भी हम गिगनार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। क्लियर है? और इसमें कोई भी नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ता है, ठीक। तो ये देखो, ये जितने भी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ ये सारी रिएक्शन तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में दोबारा आ जाएंगी, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो चीजें मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो देखो, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो अगर मेरे पास गिगनार्ड रिएजेंट था तो ये हम जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये R माइनस क्या करेगा, ऑक्सीजन से करेगा और यहाँ पे एक तरह का पेरोक्साइड बना देगा, ठीक है। क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ RMgX आया तो वो इसको हटा के, ठीक है, यहाँ पे दो बार ज्वाइंट हो गया तो यहाँ पे तुम्हारा 2ROMgX बन गया, ठीक है। खैर ये तो एक प्रोसेस है, तुमको बस ये चीज ध्यान में रखना है कि व्हेन द गिगनार्ड रिएजेंट reacted with O2, when Grignard reagent reacted with O2 then is form ROOMgX, ठीक है। और उसके बाद जब इसके बाद ये तो 12 रिपीट मतलब ये रिएक्ट करेगा तो ROMgX बना लेंगे और वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। बस तुमको शॉर्ट इन शॉर्ट ये याद रखना है कि when the RMgX reacted with oxygen, ठीक है, देन इज फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। और वही इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे बढ़ते नहीं है, ठीक है। तुमको बस इतना याद रखना है, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा और ये बोर्ड में भी नहीं है, तो बोर्ड में भी तो आने से सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि व्हेन द गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन इज फॉर्म अल्कोहल और नो नंबर ऑफ कार्बन विल बी चेंज, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम एज ए गिगनार्ड रिएजेंट कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। अगर मान लो ये CO2 से हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम रिएक्ट नहीं कर सकते लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन सकता है। तो अगर मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं तो तुमको पता है यहाँ पे CO2 होगा तो कार्बन पे हमारे पे क्या है, कार्बन जो है, ठीक है, ये हमारे पे CO2 है तो ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और RMgX तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन इस पे मूव करेगा तो RC डबल बॉन्ड हो O माइनस बन गया, इसको स्टेबल करने के लिए MgX बना लिया। उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgX टूट जाएगा और बिना क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ गिगनार्ड रिएजेंट ट्रीट करते हैं तो मेरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और अगर हम CO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोनिल के साथ करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, लिख लो, कार्बोनिल के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बन मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, हाँ एल्डिहाइड बनेगा, ओके। अब आते हैं आरसीएन। आरसीएन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अगर यहीं पे ठीक है HCN होता तो मेरा फिर गिगनार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, लेकिन यहाँ पे आरसीएन है, यहाँ पे कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये इसको अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो मेरे पे क्या बन गया, R' डबल बॉन्ड NMgX, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको गायब कर देना। याद रखना कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे तो हम क्योंकि गिगनार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बन जाएगा तुम्हारा, जब इसको जैसे यहाँ पे जब हमने ट्रीट किया तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। अगर गिगनार्ड रिएजेंट हम यहाँ पे जो जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अल्कोहल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट ट्रीट किया उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक है। तो जब हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कर दिया हमने तो उसके बाद पानी आ गया तो गिगनार्ड रिएजेंट तो मेरा एल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा अल्कोहल नहीं बनता। हाँ, इसके बाद इसको अलग करके फिर अल्कोहल मतलब गिगनार्ड रिएजेंट डालोगे तब अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज अल्कोहल नहीं बनता। एक बार अटैक कर गया उसके बाद तो फिर तुमको अटैक, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप तो है नहीं कि दोबारा यहाँ अटैक करेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, वैसे ही पानी डाल दिया तो गिगनार्ड रिएजेंट का सवाल ही नहीं उठता। पानी में गिगनार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, तो फिर तो वो तो गैस बन के निकल गया, एल्केन तो गैस होता है, निकल गई,
ठीक है। तो मेरा एल्डिहाइड या इसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो मेरा इसका प्रोडक्ट कीटोन बनेगा। यहाँ पे अल्कोहल लिख के मत आ जाना, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। अब तुमको समझ में आएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे हमारा गिरनार रिएजेंट पूरा खत्म हुआ, ठीक है। गिरनार रिएजेंट के जितने भी रिएक्शन हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम ईथर की यूज करते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अगर गिरनार रिएजेंट ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आते हैं अपने अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर या अलग टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा क्या है, ठीक है। ये होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, जब तुमको मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा था कि इसमें एलिफेटिक में तो तुम्हारे दो मैकेनिज्म से जा रहे थे, SN1 और SN2, ठीक है, SN1 और SN2, ठीक है। तो और थोड़ा बहुत SNI के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, कि SNY उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे एलिफेटिक में, तो उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। उसमें तो क्या था, ये देखना था कि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म से जाता था, और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो किसके मैकेनिज्म से जा रहा था, SN2 से जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ जब अल्काइल हैलाइड लगा हो उसको सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या वो तुम्हारा एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उससे इजी होगा कि टफ होगा, सोच के बताओ, ठीक है। टफ होगा। क्यों टफ होगा वही हम देखते हैं। देखो, जब भी हम एराइल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्शन तेजी से होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस लविंग किसमें अच्छे से करेगा, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना खींचेगा, ठीक है, उतना ज्यादा इजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उतनी फास्ट होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो इस केस में जब भी हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे उसमें इजी होगा एलिफेटिक से या नहीं। तो आंसर है कि नहीं होगा, इसमें बहुत टफ पड़ जाएगा। क्यों टफ पड़ेगा, उसका रीजन देखते हैं, ठीक है। तो जो एराइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके रीजन क्या है, ठीक है, इस रीजन को तुम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये बोर्ड में भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, ठीक है, कि रीजन बताओ कि क्यों एराइल हैलाइड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम दिखाते हैं इन कंपेयर टू तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो जो जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको ही तुम लोग वहां पे लिख देना, कम से कम 2 या 3 याद रहे इसमें से, तो एक्सप्लेन करके लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहला रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कि देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये मेरा एराइल हैलाइड है। तो एराइल हैलाइड है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और ये C क्लोरीन लगा हुआ, Cl लगा हुआ है। तो इस क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर है, और जब भी लोन पेयर मेरा क्या है, कंजुगेशन में रहेगा तो डिलोकलाइज करेगा। तो ये जब डबल बॉन्ड इसके साथ डिलोकलाइज कर रहा है तो क्या बना लिया, क्लोरीन, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इन हेलो एरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर कंजुगेट विद पाई इलेक्ट्रॉन विद तुम्हारा Cl बॉन्ड एंड एक्वायर्ड अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ड्यू टू डिलोकलाइजेशन यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। अब अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया तो तुमको क्या लगता है, ये इजीली टूटेगा, नहीं टूटेगा भाई, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं कि इजीली टूट जाएगा। तो पहला रीजन ये है कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ठीक है, विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन, जिसकी वजह से इट एक्वायर्ड द पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। ये तो पहला रीजन था। सेकेंड रीजन है कि जो कार्बन जुड़ा होता है एराइल हैलाइड में वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और जो अल्काइल हैलाइड में जुड़ा होता है वो क्या होता है, sp3, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये जो कार्बन है वो sp2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारे पे क्या है, 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो 3 सिग्मा तो sp2 हो गया। और अल्काइल हैलाइड में किससे रहता है, ये
एल्काइल हैलाइड में बात करें तो sp3 रहता है, और जबकि एराइल हैलाइड में किस पे रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इधर कार्बन एटम के साथ जो X है वो अगर जुड़ा हुआ है किससे, sp2 हाइब्रिड कार्बन से, तो इस कार्बन का जो S कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, इस कार्बन का जो S कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा किससे, एल्काइल हैलाइड से। तो जिसका S कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन और X का है वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे इन कंपेयर टू sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसमें क्या होगा, कार्बन और जो X है यानी हैलोजन, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी स्ट्रांग होगी कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो इस रीजन की वजह से भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब हम SN2 करेंगे तो ये क्या होगा, जब भाई ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग है या टूटेगा ही तो फिर हो, मतलब फिर रिएक्शन होगी कहते। सिमिलरली उस रिएक्शन में भी हम देख रहे थे, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जा रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो जल्दी वो टूटेगा है ही नहीं। फिर उसके बाद अगला है तुम्हारा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो फिनाइल कैटायन जो बनेगा वो भी बहुत अनस्टेबल। अगर तुम सोचो कि नहीं हम SN2 करते हैं तो यानी पहले हमारा एल्काइल जो हैलाइड है वो निकल जाए, जैसे ही हैलाइड हमारा निकलेगा उस पर क्या हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो जिसका कैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि जो फिनाइल कैटायन है, ठीक है, वो बनते ही तुम्हारा क्या होगा, एरोमेटाइजेशन का लॉस हो सकता है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो उस वजह से भी क्या होगा कि तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म से भी नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका अगला है कि जैसे हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करता है, और किससे अप्रोच करता है, तुम्हारा एरीन या फिर बेंजीन से। तो बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसमें रिपल्सन हो सकता है, ठीक है, इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है रिपल्सन की, क्योंकि वो भी रिच इलेक्ट्रॉन रिच जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, न्यूक्लियस लविंग जो होते हैं, ठीक है। और जो हमारा बेंजीन रिंग है वो भी क्या है, वो भी तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उस पर बेंजीन रिंग है। तो दोनों जब मान लो वो न्यूक्लियोफाइल उस पर आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वहाँ पे क्या हो, रिपल्सन हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे रिपल्सन तुम्हारा हो जाए, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक रिंग होता है वो बहुत ही लेस होता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर होगा तो फिर उसकी कंडीशन क्या होंगी, उसकी कंडीशन होंगी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देना, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देना। तो जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो होगा क्या कि ये जो तुम्हारे पे जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ही ढूंढता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल मेरा इस पर अटैक कर सकता है जब हम क्या करें कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, NO2 है, यहाँ पे NOOCH3 डाला, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने लिया है तो ये OCH3 इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो OCH3 मेरा बन गया। इसके बाद ये तो मेरा पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर एक तो होगी जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे वैसा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेरे पे कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो भी ये रिएक्शन दिखा सकती है, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। एक नोट और लिख लो कि जो भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक जो रिंग है या बेंजीन है उस पे जब हम करते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो एल्काइल हैलाइड वाले में करेंगे, यानी हेलो एरीन से करेंगे, और किसी ग्रुप से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एनिलीन के साथ टॉल्विन के साथ तुम लगे पड़े हो चेक करने में कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे भी तो वो लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। लिख लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग, ठीक है, शोन बाय द हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन में ही करना है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा तभी तुमको देखना है, औरों में नहीं देखोगे, ठीक है।
कोई स्पेशल केस आएगा तो मैं खुद ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, अदरवाइज तुम इसमें नहीं करोगे। और वो भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो हो जाएगा इजीली, लेकिन अगर नहीं है तो तुमको हाई टेम्परेचर पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन के नाम से। उसके बाद आता है कि अगर मान लो मेरा हैलाइड है, हैलाइड अगर डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, तो हैलाइड है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसमें तेज होगी, ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑर्डर के रूप पूछ में आ जाएगा, मतलब ऑर्डर के रूप में क्वेश्चन तुमको ये पूछ सकता है कि अगर मेरे पे अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप है वो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगाऊं तो सबसे तेजी से रिएक्शन किसमें होगी। तो तुमको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आयोडीन का होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे जो डोमिनेंसी होगी वो -I का ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा क्या, करेगा क्या ये फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो अपनी तरफ से खींच के रखेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने में ज्यादा इजी होगी, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पे अटैक किया और ये तुम्हारा निकल गया, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तुम लगाओगे उतना ज्यादा क्या हो गया, उस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और हम कर पढ़ क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा या वहां पे ही ज्यादा इजी से अटैक करेगा जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, आयोडीन की बहुत ही कम है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पे बेंजीन रिंग है, इस पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों लगा हुआ है, ठीक है, और मैं एक इक्विवेलेंट क्या लेता हूँ, न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, ठीक है, एक इक्विवेलेंट न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, तो बताओ कि किसको वो सबसे पहले रिप्लेस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो कि अगर मान लो मेरे पे बेंजीन रिंग है, उस पे तुम्हारे पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, और मैं एक न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करूंगा तो वो किसको सबसे पहले रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, तो और जो इजीली टूटना चाहेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बेसिस पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन इजीली टूटेगा बेंजीन रिंग की जब करेंगे, ठीक है। याद रखना एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन, जो एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है इन कंपेयर टू एरोमेटिक। तो यहाँ पे हम लिविंग ग्रुप जो है उसके बेसिस पे नहीं देखते हैं कौन इजीली टूटना चाहेगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इजीली टूटना चाहेगा, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, फ्लोरीन निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, तो इसमें भी कौन आएगा, इसमें हमारा आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन लगा तो कौन पहले निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों से, ओके। इसके बाद अगर मान लो मेरे पे क्या है कि एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पर क्लोरीन एक मतलब क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ और एक तुम्हारा एलिफैटिक, यानी एक एरोमेटिक हैलाइड है और एक मेरे पे एलिफैटिक हैलाइड है, और इसका न्यूक्लियोफिलिक एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, तो किसको जल्दी रिप्लेस करेगा, ठीक है, किसको जल्दी रिप्लेस करेगा, यानी अगर एक मेरे पे एक Cl ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ और एक मेरे पे CH2 से Cl जुड़ा है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक मेरे पे हेलो एरीन है और एक मेरे पे एलिफैटिक मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं हेलो ग्रुप है। तो देखो मैंने बताया था जो एलोफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज्यादा तेज होती है इन कंपेयर टू एरोमेटिक से, ठीक है। जो एलिफैटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी ये जो एलिफैटिक है, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज्यादा फास्ट होती है किससे, ठीक है, वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उससे फास्ट होगी। तो ये वाला क्लोरीन जो है वो इजीली निकलेगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन पहले निकलेगा, फिर उसके बाद अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो जो एलिफैटिक है वो पहले निकलेगा, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो यहाँ देखो NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो किसके साथ पहले ये निकलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा इस पोजीशन पे है मतलब ऑर्थो पे, और ये तुम्हारे पे क्या है, पैरा पे। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा जल्दी क्रिएट होगा, क्योंकि एक तो ये जस्ट बगल में है, ठीक है, और ड्यू टू डीलोकलाइजेशन की वजह से भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला क्लोरीन जल्दी निकलेगा। अच्छा मान लो अगर मैं चेंज कर देता, एक क्लोरीन पैरा पे रखता और मेटा पे, तो कौन सा रिप्लेस हो जाएगा जल्दी,
जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पैरा पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये तो दोनों ही ऑर्थो पैरा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो माइनस आई के हिसाब से इस पे पॉजिटिव ज्यादा होगा, किस पे? ऑर्थो पे, दैट्स व्हाई ये रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता, ये क्लोरीन मेटा पोजीशन पे लगा देता, क्वेश्चन समझो जरा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग ऐसा ही है, ये NO2 है और ये क्लोरीन है। अगर ये क्लोरीन में मेटा पोजीशन पे लगा देता, इस पोजीशन पे लगा देता, तो फिर कौन इजी निकलता? ठीक है, कौन फास्ट निकलता? तो पैरा वाला, क्योंकि मेटा पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही नहीं होता ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। ठीक है, तो फिर पैरा वाला निकलता। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आया तुम लोग को? इसके बाद अगर मान लो हमको करना है, ठीक है, जिसपे कोई भी इस तरीके का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये रिएक्शन करनी है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वो रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस तुमको पढ़ना है। ठीक है, उसमें अल्कोहल फिनॉल में, फिनॉल की प्रिपरेशन में है। तो देखो, अगर मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन तुम्हारे पे मतलब बेंजीन में देखना है या एरोमेटिक में देखना है, तो दो रीजन होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को बहुत हाई कर दो। ठीक है, तभी दिखाएगा। और ये सिर्फ किससे दिखाते हैं? जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं। ठीक है, हेलो ग्रुप जब बेंजीन के साथ लगे होंगे तभी तुम देखोगे, ऐसा नहीं कि एनिलीन के साथ, टॉल्यूइन के साथ, सबके साथ देखे जा रहे हो, सबको उठा उठा के रिप्लेस किए जा रहे हो। ठीक है, ये नहीं करोगे। ठीक है, और अगर मान लो अल्काइल अलग अलग कर दोगे, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ये लिख लो नोट्स में, अदरवाइज दिक्कत होगी तुमको। और अगर मेरे को दो एग्जांपल दे दे, एक एरोमेटिक के साथ मतलब एरोमेटिक मतलब हेलोएरिन दे दे और तुम्हारे पे एक अल्काइल हैलाइड दे दे, तो और पूछे कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, तो अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा तेज दिखाते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीजें आई होप तुम लोगों को समझ में आई होंगी। ओके, इसके बाद अब आते हैं हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे बोर्ड में नहीं है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई मेन में या फिर तुम्हारा एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेंजाइन को भी समझते हैं, क्या है बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है जिसको हमको पढ़ना है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बनाएं। तो देखो, अब मेरे पे मैंने पहले बताया कि जब भी एरोमेटिक रिंग में कभी चेक करना हो ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो हेलोजन होने चाहिए। ठीक है, हेलोजन के बिना दिक्कत हो जाएगी, हेलोजन के सिवा और हम देखते नहीं। तो चलो इसको समझते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म को। तो देखो, हमारे पे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजाइन नहीं है, बेंजीन है। तो ये क्लोरोबेंजीन हमको दिया हुआ है, हमने क्या लिया? एक बेस लिया KNH2। KNH2 एक तरह का NH2 माइनस बन जाएगा, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हमने KNH2 लिया। यहाँ पे ये स्टार लगाने का मतलब है हमने आइसोटोपिक लेबलिंग कर ली, जिससे हमको पता लगे कि ये रिएक्ट कहाँ हो रहा है। तो तुम देखोगे क्या कि एक मेरे पे क्लोरोबेंजीन लिया, उसकी KNH2 डाला, तो KNH2 डालने के बाद मेरा जो NH2 है, ठीक है, वो तुम्हारे दो पोजीशन पे अटैक कर रहा है। एक तो जहां पे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ था, ठीक है, जिसको हमने आइसोटोपिक लेबलिंग की हुई है, जिसपे क्लोरीन तुम्हारा जुड़ा था, उस पे अटैक कर रहा है। और एक केस में हम देख रहे हैं कि उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, जिसपे हमने आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं करी थी। तो इससे साइंटिस्टों को लगा यार ये क्या है, मतलब तुम्हारा वही कार्बन पे अटैक करना चाहिए जिस कार्बन पे मेरा Cl है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो क्लोरीन तो वहीं से ही निकलेगा ना, जहां, ठीक है, जहां पे तुम्हारा मतलब NH2 तो वहीं पे लगेगा ना, जहां जिस कार्बन से क्लोरीन तुम्हारा जुड़ा होगा, वो यानी वो तभी तो लीव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा ऐसा हो रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर NH2 मेरे दो अलग अलग पोजीशन पे मिल रहे हैं, यानी ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, यानी जिसपे हमने कार्बन आइसोटोपिक लेबलिंग करी है उस पे भी NH2 जुड़ रहा है और एक जस्ट उसके बगल वाले पे भी जुड़ रहा है, तो यानी दोनों ही पॉसिबिलिटी मिल रही है और दोनों ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन हम जो सोच रहे हैं कि सिंपल एक एरोमेटिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, वो ऐसा नहीं है। तो ये जो बनता है, ये बनता है एक स्पेशल मैकेनिज्म से, जिसको कहते हैं मतलब इंटरमीडिएट से, जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला है एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे
हमने NH2 माइनस लिया यानी KNH2 या NaNH2, ठीक है। तो ये लिया, वो क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा और वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और कौन सा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो जस्ट क्लोरीन के बगल वाले कार्बन पे लगा है, क्योंकि भाई क्लोरीन को लीव करना है ना, तो ऐसा तो नहीं है ये वाला कार्बन ले लेगा, इस कार्बन को थोड़ी ले सकता है, इसको कैसे ट्रीट करेगा। तो जस्ट बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको लेगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे मूव किया, मतलब हाइड्रोजन को जब लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और क्लोरीन मेरा निकल जाएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट बनाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है, तुम एकदम नोट में लिख लो, ठीक है। जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये तुम्हारा पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड नहीं है, ये sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है असम्पशन रीजनिंग में, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या पाई बॉन्ड है, नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड बनता तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी है sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज। तो इसका क्या हो गया कि ये जो रिंग है तुम्हारा, इस पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री ये रहना चाहेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री में तो इजीली ये टूट जाएगा, और रिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से टूट गया तो क्या होगा तुम्हारा, ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, सब कुछ तो रिंग ही लॉस हो गया। तो इस वजह से ये जो बनता है वो तुम्हारा क्या है, ये pp ओवरलैपिंग से नहीं, यानी ये पाई बॉन्ड नहीं बनता, ये sp2 ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। इसको लिख लो, ये बनता है तुम्हारा जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है एक्स्ट्रा, यानी ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला तीसरा बॉन्ड है वो तुम्हारा sp2 ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये तुमको समझना है। उसके बाद तुम्हारा इसमें पहले स्टेप में क्या था कि NH2 माइनस है, NH2 माइनस हमारा क्या हुआ, H को लिया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये गया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ओके। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो तीसरा बॉन्ड बना हुआ sp2 ओवरलैपिंग है। सेकेंड स्टेप होता है कि एडिशन। तो अब देखो एडिशन तो मेरे ये दोनों कार्बन ही है, तो जब मेरा NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और दूसरे में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो मतलब सॉरी NH2 अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, तो दोनों कार्बन पे अटैक कर सकता है। अब तो दो कार्बन की पोजीशन हो गई ना, ठीक है। देखो NH2 इस कार्बन पे अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अगर NH2 मेरा जो NH2 माइनस है वो अगर इस कार्बन पे अटैक करता तो नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, इस वाले कार्बन पे आ जाता, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा, उसके बाद जब हमारा ये NH2 माइनस जो अटैक कर लिया तो जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन अटैक कर लेगा और दोबारा से ये पूरा न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो तुमको अभी समझ में आया कि कैसे तुम्हारे दो प्रोडक्ट बन रहे थे। देखो ये जब Cl यहाँ पे अटैक था तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, तो NH2 माइनस जो है यहाँ पे भी अटैक किया, अगर मान लो तो वहीं पे अटैक किया जहाँ पे क्लोरीन था, और अगर यहाँ पे अटैक किया तो वहाँ पे अटैक किया जहाँ क्लोरीन नहीं था, जस्ट उसके बगल वाले, इस वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी मैकेनिज्म समझ में आया कि बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म बेंजीन में होता है, और जब हमारे पे अल्काइल हैलाइड होते हैं और उसको जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तुम्हारी दो हो जाती है, ठीक है। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो तुम्हारा sp2 ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी। उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आने वाला है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन आएगा, एक हमारे पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देगा और एक पूछेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बोलेगी कि अब बताओ कि तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फेवरेबल, ठीक है, मेजर पूछ रहा हूँ, ठीक है, मेजर कौन सा बनेगा। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल हमने इस पे दिया, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल हमारा जब अटैक करेगा, ठीक है, तो ये दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेंजाइन है, ये बेंजाइन तुम्हारे पे है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन पे भी, ठीक है। अब किधर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि जब भी हम बेंजाइन रिएक्शन देखते हैं, यानी बेंजाइन मैकेनिज्म से जब भी हम रिएक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे जो डोमिनेंसी देखेंगे वो हमेशा -I को देंगे। लिख लो इसको, जब भी हम बेंजाइन मैकेनिज्म की रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम लोग -I इफेक्ट देखेंगे, कोई -R इफेक्ट नहीं देखेंगे, -I और +I ही देखेंगे, कभी भी -R नहीं देखेंगे। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे बेंजाइन बना, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी, अगर पैरा पे करता तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया, और अगर मेटा पे करता तो नेगेटिव चार्ज पैरा पे आया। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैंने बताया कि
जो तुम्हारा बेंजाइन मैकेनिज्म से जो रिएक्शन जाती है वो हमेशा कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, वो हमेशा मैकेनिज्म फॉलो करेगा कौन सा तुम्हारा, वो हमेशा मैकेनिज्म फॉलो करेगा एडिशन का। और उसमें क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होंगे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास होंगे, यानी सिर्फ माइनस आई यहाँ पे देखना है, ठीक है, माइनस आर का कोई नहीं है। तो यहाँ पे NH2 जब पैरा पोजीशन पे किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या है, पास में है। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के क्या है, पास में है। और जब NH2 मेटा पोजीशन पे अटैक किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से दूर है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई ही इसमें देखेंगे, माइनस आई या प्लस आई, ठीक है, कोई माइनस आर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा बनेगा, पैरा वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब देखो यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। अब मैं बेंजाइन मैकेनिज्म से इसको कर रहा हूँ तो NaNH2 डाला। अब मेरे प्रोडक्ट दो ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है, तो कौन सा जो मेजर होगा उसको हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, CF3 एक तरह का माइनस आई वाला ग्रुप है, इसमें आया बेंजाइन तो यही बनेगा, जैसे बगल वाले से ही लेके बनेगा, तो यही पॉसिबिलिटी है, बेंजाइन बन गया। अब हमारे पे किस पे अटैक करेगा, अब यहाँ पे अटैक करता है पैरा पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज मेटा पे आएगा, और मेटा पे अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, पैरा पे। तो हमारे पे नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वो ज्यादा पास है CF3 से, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर, पैरा। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन है ये है, इसमें भी देख लो। अब वो CH3 है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कोई भी प्लस आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, यहाँ सिर्फ माइनस आई देखना है, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या देखना तुमको, माइनस आई देखना है, ठीक है, माइनस आई देखना है। इसको लिख लो, एकदम काट बांध लो, इसमें सिर्फ माइनस आई देखना है बेंजाइन मैकेनिज्म में। बेंजाइन मैकेनिज्म जब भी हम पढ़ेंगे या बेंजाइन इंटरमीडिएट जब भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई देखना है। तो OCH3 है, भले प्लस आर है, लेकिन हमको सिर्फ माइनस आई देखना है। NaNH2 लिया तो यहाँ पे बेंजाइन बना, बन गया। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी, NH2 अगर यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ जाएगा, और अगर मेटा पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, बताओ जल्दी, ठीक है, पैरा पे। तो मेटा वाला क्या ज्यादा स्टेबल, मेटा वाला क्या ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो फिर जुड़ेगा क्या, पैरा पे, तभी तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा मेजर बनेगा, ठीक है, पैरा वाला। कोई दिक्कत है। अब एक ग्रुप ऐसा लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का, यानी प्लस आई का। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्लोरीन डाला तो यहाँ पे बेंजाइन बना। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, NH2 तुम्हारा ऑर्थो पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और अगर मेटा पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो पॉसिबिलिटी कौन सी बनेगी, कौन ज्यादा बनेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई है तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे ज्यादा स्टेबल होगा। उसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बनते लगभग सेम है, लेकिन जो मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि देखो ऑर्थो पे अटैक किया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज दूर आया इससे। अगर यही OCH3 ग्रुप होता, यही अगर OCH3 ग्रुप होता तो प्रोडक्ट कौन सा बनता, सोच के बताओ। अगर यही OCH3 ग्रुप होता तो प्रोडक्ट कौन सा बनता, ऑर्थो या मेटा, मेटा पे। समझ आ रहा है। अगर ये OCH3 एनिसोल लगा देता यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोडक्ट मेरा कौन सा बनता, ऑर्थो या मेटा, मेटा, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा जुड़ता तो नेगेटिव चार्ज जैसे बगल में आता, और यहाँ पे माइनस आई से ये ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, माइनस आई से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे तुम्हारा बन गया बेंजाइन बना। अब NH2 डालने तो दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। एक तो तुम्हारा यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे जब यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दूर होना चाहेगा, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज पैरा पे आया, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आया, इसका मतलब क्या, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि दूर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ माइनस आई का कॉन्सेप्ट देखना है। OCH3 में प्लस आर होता है, लेकिन प्लस आर नहीं देखना, क्योंकि वो जो है कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसलिए माइनस आई के हिसाब से अगर ये मैं CH3 कर दिया तो ये तो मैंने देख लिया, अगर यहाँ पे OCH3 कर देता तो यहाँ पे मेरा मेटा प्रोडक्ट बनता, ठीक है। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इससे अलग टॉपिक पे, ठीक है। जो भी डाउट होगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।